पैक्स में डिपेंड करते, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्ड पैक्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोल्ड पैक हम यूज करना है, वो फ्रीजर में डाल के फ्रीज करने वाला है या फिर स्क्वीज करके टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप इट विल बी अकॉर्डिंगली डेल्ट, ओके। देन उसके वी विल बी फाइंडिंग इट आउट के। और एक और चीज है कि कोल्ड पैक्स हमारे जो होते हैं, आइस पैक्स हमारे जो होते हैं, उनके जो अंदर केमिकल्स भी होते हैं या फिर जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, तो बॉडी में रखेंगे भी आप तो वो जिस जगह रखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड हो जाएगा, स्टिफ नहीं रहेगा, वो मोल्ड हो जाएगा अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। सो दिस इज योर कोल्ड पैक। देन these methods were for the local methods. Now comes the general cold application. अभी तक हम local methods पढ़ रहे थे एक particular region के लिए जो है। Now we'll be moving forward to the general cold application. Fine. So cold sponging is again a method which is used for general cold application, and mainly this cold application is done to reduce the body temperature. Okay, whenever the temperature gets higher. So in order to reduce the body temperature, the common method which we are using is your cold application. Fine. So cold application में जो आपका सबसे पहले जो water का temperature होगा that will be 65 to 90 degree Fahrenheit. 65 to 90 degree Fahrenheit will be the temperature which is kept for cold application. ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये method mainly use किया जाता है for the patients who suffer from hyperpyrexia. हाइपरपायरेक्सिया जिन पेशेंट्स को होता है, पायरेक्सिया का मतलब होता है फीवर, हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है। सो जिन पेशेंट्स को हाइपरपायरेक्सिया होता है या जिनको फीवर होता है उनके लिए मेनली दिस कोल्ड स्पंजिंग इज डन, ओके। इसमें क्या करते हैं, बॉडी के लार्जर एरिया को हम कवर करते हैं, बॉडी के लार्जर एरिया को हम कोल्ड वाटर के साथ विद द फ्लैनल क्लॉथ उसको हम स्पंज करते हैं, ठीक है। इस कोल्ड वाटर से स्पंज करने से क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कपड़े से पोंछते हैं, ठीक है। इस पोंछने से क्या होता है, इस कोल्ड स्पंजिंग देने से क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कूलर एजेंट, ठीक है। अगर कोई ठंडी चीज अगर हाथ में लगाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये ठंडा है और हाथ हमारा गर्म है तो इसमें से गर्माहट निकल करके ठंडी जगह पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फिर टेम्परेचर ताकि दोनों का बैलेंस हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। सो सिमिलरली जब हम कोल्ड स्पंज करते हैं तो क्या होता है, बॉडी के लार्जर एरिया पे हम एक कोल्ड एजेंट को अप्लाई कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गेट्स रिड्यूस्ड, ओके। एंड मेनली व्हाट हैपेंस व्हाइल वी आर कोल्ड स्पंजिंग, तो इसमें हम टाल्स को भी यूज कर सकते हैं, फ्लैनल क्लॉथ कैन बी यूज्ड, मेनली द स्पंज क्लॉथ और द टाल्स आर यूज्ड, ठीक है। तो टाल को कहाँ पे, मेनली टाल को अप्लाई किया जाता है एट द नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्जिला पे मेनली अप्लाई किया जाता है, ग्रोइन पे मेनली अप्लाई किया जाता है, एंकल पे ज्यादातर अप्लाई किया जाता है। क्यों इन एरियाज पे अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि इन पर्टिकुलर एरियाज में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन के बहुत पास में हो रहा होता है, ठीक है। सी आई विल बी रिपीटिंग दिस पॉइंट व्हाटएवर आई हैव सेड सो फार। इसमें हम क्या करते हैं, टाल को यूज करते हैं या फिर जो भी हमारा स्पंज क्लॉथ है, स्पंज क्लॉथ को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर उन एरियाज में अप्लाई करते हैं जहां पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्किन के बहुत पास में हो रहा हो, स्किन से ही, क्योंकि हम हेल्प कर रहे हैं ना। अगर सर्कुलेशन बहुत दूर हो रहा होगा तो फिर इफेक्टिव नहीं होगा। अगर सर्कुलेशन स्किन के जहां पे ज्यादा पास में है, अगर वहां पे हम पर्टिकुलरली अप्लाई करेंगे या वहां पर्टिकुलरली स्पंज करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। सो मेनली दोज रीजन्स आर योर नेक, एक्जिला, देन ग्रोइन इज देयर, देन एंकल्स आर देयर, ओके। ग्रोइन पता है क्या होता है ना, ग्रोइन इज बेसिकली द रीजन वेयर द लोअर abdomen and your legs both are connecting. Exactly, I don't know what to say, but I'll be sharing a picture with you people that what is groin. मैंने क्लास में भी एक बार डायग्राम बना के आपको दिखाया था that what is groin, ठीक है। ग्रोइन हमारा क्या होता है, जहाँ पे आपका जो लोअर abdomen खत्म हो रहा हो, like this is your lower abdomen, ठीक है। तो साइड में the area where you can say where the lower undergarment rests, that is your groin region, okay। जहाँ पे हमें
you will say ke look at it beta, I'll be showing you a picture. This will show that what is growing. Fine, this region is growing. Okay, this region, this is growing. So the neck is there, then axilla is there. Growing can be a region, then ankle can also be one of the regions where the blood circulation is too close to the skin. तो यहाँ पे अप्लाई करने से टेम्परेचर हमारा जो है वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा. बट देयर ऑल्सो इज वन थिंग दैट जो हमारा ये हॉट एप्लीकेशन है, it can also be dangerous sometimes. It can also be hazardous sometimes. When is it hazardous? जब पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर था और अचानक से हम कोल्ड स्पंजिंग की वजह से बहुत लो टेम्परेचर पर लेकर आ गए. सो दैट इज अगेन हार्मफुल फॉर द पेशेंट. सो फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच वी आर यूजिंग फॉर कोल्ड स्पंजिंग. तो पानी का टेम्परेचर हमारा 65 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए. ओके उसके बाद हमारा जब कोल्ड स्पंजिंग एक बार हो जाएगी तो पूरे एरिया को एक बार कोल्ड स्पंजिंग तो मॉइस्ट फॉर्म में हुआ ना, तो देन वी विल बी ड्राइंग अप द एंटायर बॉडी. पैट ड्राइंग विल बी डन, रगड़ना नहीं है, पैट ड्राइंग विल बी डन फॉर द एंटायर बॉडी. ओके सो this and then vital signs also will be checked. Okay, because sometimes what happens, you have to first of all see अगर पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, आपने कोल्ड स्पंजिंग दी, तो आपको ये भी तो चेक करना है कि टेम्परेचर रिड्यूस हुआ भी है या नहीं. Okay, because by checking the vital signs you will be able to know that how often should be cold sponging done for the patient, for this same patient. ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा और मतलब क्या करने से कुछ रिलीफ हुआ भी है पेशेंट को या नहीं. So in order to check all these things, then the vital signs will also be checked. Okay. Now the next method is your tepid sponging. बेटा ये देखो बहुत important चीज है. डिफरेंस नहीं समझ पाते टेपिड स्पंजिंग और कोल्ड स्पंजिंग के बीच में बच्चे. ठीक है, आप अभी हॉस्पिटल में जाओगे तो पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर आप देख पाओगे. ठीक है, उसके लिए आप वही पढ़ोगे कि फीवर कितने टाइप्स का होता है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फीवर, हर एक फीवर का नाम है एक पर्टिकुलर तरीके का. जैसे हाइपरपायरेक्सिया हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, राइगर इज देयर. सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ फीवर. तो हर एक आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कोल्ड स्पंजिंग देनी है या टेपिड स्पंजिंग देनी है. पहले मैं बता देती हूँ टेपिड स्पंजिंग हमारा क्या होता है. जैसे हमारा जो कोल्ड स्पंजिंग था वो मेनली दे रहे थे हम कैसे पेशेंट्स के लिए जिनको हाइपरपायरेक्सिया हो. ठीक है, टेपिड स्पंजिंग दी जाती है उन पेशेंट्स के लिए जिनको हाई पायरेक्सिया हो. हाइपर नहीं बोल रही हूँ, हाई बोल रही हूँ. ठीक है, सो टेपिड स्पंजिंग इज बेसिकली गिवन टू द पेशेंट्स who are suffering from high pyrexia, and the temperature of water for tepid sponging will be your 85 to 100 degree Fahrenheit. कोल्ड स्पंजिंग के लिए 65 से 90 डिग्री था. यहाँ पे the temperature of the water will be your 85 to 100 degree Fahrenheit, and this method mainly is used for the patients who are suffering from high pyrexia या फिर जिन्हें high pyrexia है उनके लिए. Okay, after physician's order itself you will have to start this if the doctor advises. Okay, if the doctor prescribes, not advises, if the doctor prescribes then only it will be continued. Okay, then next method of cold sponging is your hypothermia. So hypothermia, hypo मतलब कम, thermia means temperature. ठीक है, so hypothermia is a method which is basically used in order to decrease a client's metabolism. आपको देखिए मैंने ये बताया है, अगर आपको याद हो कि मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है सो विद एवरी, अच्छा आपको नहीं बताया, बीएससी में बताया है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, या फिर आप ये कह सकते हो टेम्परेचर का असर मेटाबॉलिज्म पर भी होता है. ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर में कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है with every 1 degree Fahrenheit increase of body's temperature, there will be an increase by 7% in the body's metabolism. बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल होगा, लेकिन अगर बॉडी के टेम्परेचर में 1% भी टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है,
तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बढ़ने का मतलब है मेटाबॉलिज्म 7% बढ़ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप रिवाइंड करके सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं एक बार दोबारा बोल दे रही हूँ। टेम्परेचर का असर मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, ठीक है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ ताकि सबको समझ में आए, बिकॉज यू पीपल आस्क्ड मी दैट मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, प्लीज टेल अ फ्यू थिंग्स इन हिंदी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट लाइक दैट, ओके। सी, बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म पर भी हमारे असर पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म का क्या रेशियो है, किस रेशियो में टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस रेशियो में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ये मैं बता रही हूँ। बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ा तो बॉडी के टेम्परेचर के हर 1 डिग्री बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म 7% तक बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमारा ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, मेटाबॉलिज्म हमारा नॉर्मल है, यही अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 98.6 से 99.6 हो जाए तो मेटाबॉलिज्म 7% बढ़ जाएगा। अगर यही 100.6 हो जाए तो मेटाबॉलिज्म हमारा 14% बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मल से 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर जो मेटाबॉलिज्म है वो 14 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री पे 7% बढ़ रहा है, तो 2 डिग्री एलिवेट होने पे 7 का दुगना, दैट इज 14, ठीक है। सो इस तरीके से तो हाइपोथर्मिया मेथड हमारा क्या मेथड है, हाइपोथर्मिया मेथड में मेनली हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर रहे हैं ताकि क्लाइंट का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो सके, ठीक है। बिकॉज मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर आर इंटर रिलेटेड। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के लो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर लो रहे, इसके लिए पेशेंट के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर रहे हैं। फाइन, तो इसमें बहुत सारे हमारे थेराप्यूटिक मेथड्स आर देयर जिनको हम यूज करते हैं ये पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। एक मेथड हमारा इसमें से क्या है, दैट इज योर सरफेस कूलिंग। सॉरी, सो एक हमारे वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके मेटाबॉलिज्म को हम रिड्यूस करते हैं, पर द मोस्ट कॉमन मेथड हियर इज योर सरफेस कूलिंग। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को 2 कूलिंग ब्लैंकेट्स के बीच में लेटा देते हैं, ओके। द क्लाइंट विल बी लाइंग बिटवीन 2 कूलिंग ब्लैंकेट्स, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें से एक हमारा जो कूलिंग लिक्विड है दैट विल बी सर्कुलेटेड थ्रू द कूलिंग ब्लैंकेट्स। आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ हियर। सी, क्या होता है इस मेथड में, पेशेंट को लेटाते हैं बिटवीन 2 कूलिंग ब्लैंकेट्स, 2 कूलिंग ब्लैंकेट्स के बीच में पेशेंट को लिटाते हैं। फिर उन दोनों ब्लैंकेट्स में से हम सर्कुलेट करवाते हैं एक कूलिंग लिक्विड को, ओके। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के कांटेक्ट में कूलिंग ब्लैंकेट है, कूलिंग ब्लैंकेट का टेम्परेचर, कूलिंग ब्लैंकेट ठंडा है, बॉडी गर्म है, तो क्या होगी कि जो हमारा ये कूलिंग ब्लैंकेट है वो बॉडी को ठंडा करेगा और जो गर्माहट है वो कूलिंग ब्लैंकेट के अंदर चला जाएगा, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। देन दूसरा मेथड हमारा एक और है, ये हमारा मेथड क्या है, दैट मेथड इज नोन एज हार्ट एंड लंग मशीन। हार्ट एंड लंग मशीन इज यूज्ड। इसमें हमारा क्या होता है, ब्लड को हम कूल करते हैं। अभी उस वाले में हम क्या कर रहे थे, सरफेस कूलिंग में हम सरफेस को कूल कर रहे थे, जो बॉडी का सरफेस है उसको हम, सरफेस मतलब जो ये स्किन वगैरह हो गया, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, सुपरफिशियली। नेक्स्ट मेथड हमारा जो हार्ट एंड लंग मेथड है, हार्ट एंड लंग मशीन मेथड है। बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर कूलिंग द ब्लड, द ब्लड कैन बी कूल्ड, एंड इफ द ब्लड विल बी कूल्ड देन द टेम्परेचर विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। खून, जो हमारा खून है वो ठंडा हो गया तो टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा ना, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज लाइक दैट, ओके। देन देयर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो, लाइक जैसे हमारा जो सरफेस मेथड को हम यूज करके जो कर रहे हैं, उस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, दीज अ फ्यू थिंग्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड इन द सरफेस कूलिंग। जरूरी नहीं है हमारे पास कूलिंग ब्लैंकेट ही होना चाहिए तभी हम वो मेथड परफॉर्म कर पाएंगे। वी कैन ऑल्सो यूज, देर आर अ फ्यू थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर सरफेस कूलिंग। पहला हमारा क्या है, वी कैन कवर द क्लाइंट विद वेट शीट, ओके, विद वेट शीट ओवर विच फैन इज डायरेक्टेड। ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, नीचे पेशेंट को लिटा दिया, पेशेंट के ऊपर गीली बेडशीट को उड़ा दिया, ठीक है,
गीली बेडशीट हमने वेट बेडशीट को पेशेंट के ऊपर उड़ा दिया, ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखा चलने की वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फैन द टेम्परेचर ऑफ द बेडशीट इट विल नॉट बी वार्म, उसको ठंडा मिलता जा रहा है। कोई चीज अगर गीला कपड़ा पहन लो, हवा के कांटेक्ट में आ जाओ तो वो कपड़ा ठंडा हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली द बेडशीट हियर विल बी गेटिंग कूलर एंड ऑल्सो इट विल बी एक्टिंग एज अ सर्फेस कूलिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कवर द क्लाइंट्स बॉडी विद आइस बैग्स। पेशेंट की बॉडी को आइस बैग्स ऊपर रख दो पूरी बॉडी पे, वो भी सेम इफेक्ट दे रहा है। कोई भी ऐसी चीज हमें रखनी है, कोई भी कूलिंग एजेंट रखना है, यू कैन से। ओके, देन वी कैन ऑल्सो इमर्स द क्लाइंट इन द कोल्ड वाटर। पेशेंट को ठंडे पानी में भी हम डुबा सकते हैं, मतलब ब्रीद करने के लिए नहीं रोक रहे, लेकिन उसको पेशेंट की पूरी बॉडी को हम चाहें तो ठंडे पानी के अंदर भी सबमर्ज करके वी कैन कीप। बट ये जो कुछ मेथड्स मैंने बताए, जैसे कि पेशेंट की बॉडी को सबमर्ज करना या फिर बेडशीट उड़ाना, दीज आर अ फ्यू ड्रास्टिक मेजर्स, ओके, एंड दीज शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इट इज वेरी एसेंशियल एंड देयर इज एन एक्सपर्ट हु इज एडवाइसिंग फॉर दीज मेथड्स। ये चीजें हमें तभी करनी है जब कोई एक्सपर्ट, जैसे स्पेशली जब क्लाइंट की बॉडी को सबमर्ज करने की जो बात कर रहे हैं। आइस पैक आप रख सकते हो अगर फिजिशियन ने ऑर्डर कर रखा है कि पेशेंट को कोई कोल्ड एप्लीकेशन देना ही है, टेम्परेचर को रिड्यूस करना ही है, so ice pack you can use on your own. Then the wet sheet can also be used by your own, but submerging patient in the water should not be done by just you. It should not be done by yourself. You cannot autonomously decide it, but there should be an expert. कोई expert होना चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए वहां पे हो सके तो, कि ताकि nothing will go wrong in the presence of an expert. ठीक है, so that we have to see. So yeah, with this now the hot and cold application is over, and I hope everybody was clear with whatever I have taught. For those who are not going through through the videos which I am posting, please do not compel me to take some strict action as in I will be, if you people will not be watching the videos, if you people will not be attending the doubt sessions, so I'll be compelled to report it to the college, and the college will be compelled to take some action against you people. ठीक है, अभी लास्ट जो हमारा डाउट सेशन हुआ उसमें सारे लोग प्रेजेंट नहीं थे, मैं ये वीडियो के साथ में ही बोल रही हूँ ताकि आप सब देखो ये चीज। लास्ट सेशन में, डाउट सेशन में, इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू कम एंड आस्क योर डाउट्स, एंड इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट, और इफ द डाउट्स विच यू हैव already has been asked by somebody or some girl, okay, then you will have to say that ma'am, my doubt is clear because this girl has asked this doubt earlier. ठीक है, डाउट सेशन में सबका प्रेजेंट होना फ्रॉम द नेक्स्ट डाउट सेशन इज वेरी एसेंशियल। मैं अभी इससे पहले जो डाउट सेशन हुआ है, आई हैड टू कॉल एवरीबडी। मैंने बच्चों के घर पे कॉल करके उनको बोला कि आप डाउट सेशन के लिए आओ। सिर्फ मेरे सीरियस होने से नहीं होगा, यू विल हैव टू बी सीरियस एज वेल। ठीक है, so please be there for doubt sessions. Do not leave any of the doubt sessions as you do not leave your classes, because it is equally important for you people to tell your doubts, क्योंकि अगर आप doubts पूछोगे तभी वो clear हो पाएंगे। ठीक है, so far I'm not so happy with your cooperation. I want you people to be more cooperate with me. Okay, I want more cooperation from your side, and I want your presence in these kind of sessions and also in the doubt sessions. Okay, so yeah, go through the video now. Hot and cold application gets over here, and I hope everybody was clear till now. If you have any doubts, you can ask me. Fine, so yeah, do not miss it. And yeah, one more thing I would like to include, डाउट सेशन में अगली बार से सबसे पहले अटेंडेंस विल बी मार्क्ड, एंड देन यू पीपल विल बी स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर वाइज यू विल बी मार्किंग योर अटेंडेंस, उसके बाद से डाउट सेशन विल बी बिगिनिंग, उसके बाद विल बी कमेंसिंग द डाउट सेशन। ओके, सो थैंक यू क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी टेकिंग फर्दर। ओके, या